हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्यू पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि जो यूपी क्रेडिट एंट्रेंस एग्जाम है वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है। स्पेशली इस लेक्चर में हम जो ये वीडियो होने वाला है इसमें हम केमिस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पीसीबी और पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट जो है उनके लिए होने वाला है। क्योंकि जनरली देखा जाता है पीएजी ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट मिल जाता है, बट पीसीबी पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हमारे छूट जाते हैं। तो ये लेक्चर स्पेशली उन्हीं के लिए होने वाला है। इसमें हम जो है जो एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम से बार बार पूछे गए हैं और जो एग्जाम का लेवल है उसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो, और हाँ एक चीज़ हो रही है कि जो लेक्चर होगा ये हमारा वीडियो, इसमें ये बाइलिंगुअल होने वाला है। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आयन इज। तो सोडियम आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय क्वांटम संख्या का मान क्या है वो यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन में है एस ऑर्बिटल मतलब 0 एस ऑर्बिटल, एस कक्षक में 1 पी ऑर्बिटल, 2 डी ऑर्बिटल और 3 एफ ऑर्बिटल। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका होगा 0 एस ऑर्बिटल में ये आएगा। ठीक है। तो बात करें सोडियम की, सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बांटेंगे तो 1s2 2s2 2p6 के फॉर्म में ये मतलब बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो 2p है, ये जो 2p में अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा 2p उपकोष में आता है, लेकिन p उपकोष यहाँ पर भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ की इसके कंप्लीट है। तो जो उसका क्वांटम नंबर होगा वो 1 होता है p उपकोष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑलरेडी भरा हुआ है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें राइट आंसर की तो आपका ये इसमें जो है 0 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द पीएच ऑफ 0.01 मोलर KOH सॉल्यूशन विल बी। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, तो इसका यहाँ पे पूछा गया है, इसका पीएच मान पूछा गया है। ऑप्शन में है 2 12 10 7। ये जो ऑप्शन लिखे इसको आप ये मत समझे कि ये 2.2 लिखा है, ये मतलब हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल किया गया इस वजह से ये है, तो एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो इसके राइट आंसर की बात करें यहाँ पे तो इसका राइट आंसर होगा 12। जैसा कि आपको पता है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक प्रबल क्षार है, मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो इसका जब हम 0.01 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में OH नेगेटिव निकालेंगे, OH1 नेगेटिव, तो इसका क्या आएगा 10⁻²। ठीक है, और जब POH में निकालेंगे तो -log10⁻²। तो जब ये आगे आएगा तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी हमारी वो वैल्यू निकलेगी 2। ठीक है, और जो पीएच का फार्मूला आपको पता होगा, जो पीएच प्लस जो पीओएच होता है ये हमारा 14 के इक्वल में होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये पीओएच का मान यहाँ पर निकल आया है, तो पीओएच का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो पीएच का निकालेंगे, ये पीएच + 2 = 14, और जो पीएच की वैल्यू जो आएगी हमारी वो 14 - 2 हो जाएगी। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बात करें इसमें तो इसमें भी जो है हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो आप समझिए कि ये पीएच मान इसका 12 आया है, तो मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू होती है बेस की वो मतलब 14 रहती है पीएच में। आप यहाँ पर ये पीएच स्केल देख भी सकते हैं। पहली बात तो ये है कि पीएच होता है क्या है, तो एक ये स्केल है जो कि जो भी सॉल्यूशन रहता है उसकी एसिडिटी और जो अल्कलिनिटी है, ओबेसिटी है, उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये हमने स्केल दे रखी है 0 से लेके 14 तक होती है। 7 पे न्यूट्रल होता है, और 7 से जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे तो इसकी जो है अम्लता बढ़ती जाएगी, और 7 से ऊपर की ओर जाएंगे तो उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। यहाँ पर अलग अलग सोल्यूशन दे रखे हैं, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करें स्टार्ट से, तो बैटरी में जो एसिड डाला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, तो एकदम आप ये समझिए। फिर लेमन जूस जिसका पीएच मान 2 होता है, और एक ग्रेप फ्रूट जूस, सोडा, टोमेटो जूस इसका 2.5 से 3.5 के बीच होता है। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच 5 होता है। मिल्क, यूरिन और सलाइवा जो लार होती है, ठीक है, इनका 6.3 से 6.6 के बीच वेरी करता है। और जो ब्लड है वो 7.4 के आसपास है, तो देखा जाए तो ये हल्का सा क्षारीय होता है ब्लड जो होता है। ठीक है, फिर सी वाटर का यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 8 होता है। बेकिंग सोडा 9.5, अमोनिया का सोल्यूशन जो होता है 10.5 11.5, और जो ब्लीचेस अवन क्लीनर जो होती है उनका 13.5 होता है, और लिक्विड ड्रेन क्लीनर जो होता है उसका पीएच वैल्यू
14 के आसपास होता है। तो ये आप स्केल देख सकते हैं, इसमें पीएच अलग अलग पीएच पे कौन कौन से सोल्यूशन पाए जाते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, बाकी अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपी कैट से संबंधित एक अलग ग्रुप भी बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमें एंट्रेंस से लेके जो आने वाली काउंसलिंग होगी हर तरह की समस्या के सोल्यूशन के लिए आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक रिएक्ट्स विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक टू फॉर्म। तो यहाँ पर पूछा यह गया है कि जो जिंक है उसको अगर हम HCl से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, और HCl की वैल्यू कैसी, एक्सेस HCl है। तो ऑप्शन में आप यहाँ देख सकते होंगे, यहाँ पर जिंक क्लोराइड है, वाटर है, जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन है, जिंक क्लोराइड जिंक ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, और जिंक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। तो यहाँ पर पूछा गया था जिंक और HCl के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये यहाँ इसका फाइनल बनेगा। तो अगर इसको हम देखें यहाँ पे, तो ये जिंक है, जिंक को हमने HCl के साथ हमने क्रिया करानी है। तो आपको पता होगा जिंक के पास डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इसके पास 1 होता है। तो इसको डबल करने के लिए हम यहाँ पर 2 कर लेंगे। जब रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक का क्लोरीन के साथ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ठीक है जिंक यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पर इनके चार्ज कैसे हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। इसके भी डबल पॉजिटिव चार्ज है, इसके भी ये 1 नेगेटिव था ना, तो इसका ये 2 टाइम हो जाए, तो ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, और ये जिंक Cl2 बन जाएगा, जिंक क्लोराइड। और प्लस आपका क्या बची यहाँ पर 2H बता, जो कि आपका हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पर बना आपका जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको यहाँ पर टिक कर ले रहे हैं, ये वाला यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन राइट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जिंक जब HCl के साथ क्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन बनाता है, तो जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यह एकल विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो तो हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है और ये उड़ जाती है गैस के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अवोगाद्रोज नंबर। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या पूछी गई है कितनी होती है। तो ऑप्शन की बात करें यहाँ पे हम, तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 4 वैल्यू डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6.02 × 10⁻23। ठीक है, यही होता है। तो NH3 का मोलर वैल्यू जो निकालेंगे आप यहाँ पर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। उसके अलावा भी आपका अगर कोई डाउट बचता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, टाइम थोड़ा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज। तो sp3 संकरण में अणु का आकार क्या होता है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है लीनियर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको बताना है कि मॉलिक्यूल का शेप क्या रहता है। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल जिसको हिंदी में हम बोलते हैं चतुष्फलकीय, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। तो sp3 संकरण में केंद्रीय परमाणु की 4 sp3 संकर कक्षकें होती हैं जो चतुष्फलकीय ज्यामिति में व्यवस्थित होती हैं। बंद कोण लगभग 109.5 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आप sp3 संकरण की यहाँ पर बात करें तो जो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये आपको 4 साइड दिख रही होंगी, तो ये क्या बनाती है, टेट्राहेड्रल शेप बनाती हैं। ठीक है, तो ये sp3 संकरण की बात यहाँ पर हो रही है, ये n-sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का जब सीन आता है तो ये चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप हमें बताएं, इसकी पीपीटी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन। तो एसिटिक अम्ल का निर्माण जो है किसके किण्वन द्वारा होता है, या फर्मेंटेशन जो प्रोसेस इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऑप्शन में एथेनॉल है, मेथेनॉल है, एथेनॉल है और प्रोपेनॉल है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों बात करें एसिटिक एसिड की, तो ये एथेनॉल के फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का निर्माण एथेनॉल के किण्वन के द्वारा होता है। तो एथेनॉल क्या, यही जो आपकी एथिल अल्कोहल होती है उसी को एथेनॉल बोलते हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड हो गया और वाटर बनता है। और इसमें एसिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है इस अभिक्रिया में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत बार पूछा जा चुका है यूपी कैट के पुराने पेपरों में, तो आप इसको थोड़ा स्टार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, निम्न में से सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। जो ऑप्शन में दिए गए उनके हिसाब से आपको बताना है। तो ऑप्शन में क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नाइट्रोजन है, ये 4 ऑप्शन दिए गए। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा फ्लोरीन। और फ्लोरीन क्यों होगा वो भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो फ्लोरीन तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है जिसका पाउलिंग स्केल पर मान 4 है। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तब भी बढ़ेगी, और आप अगर बॉटम से हाई टॉप पे आ रहे हैं तब भी बढ़ेगी। बाकी आप ये समझिए आवर्त सारणी या जो पीरियोडिक टेबल है आपकी, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर ये सारणी देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ऐड कर रखी है। ठीक है, तो इसमें आप जैसे अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तब भी ये विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, और आप बॉटम से टॉप पे आएंगे तब भी ये बढ़ेगी। तो यहाँ पर पूछा गया था फ्लोरीन का। ठीक है, तो फ्लोरीन ये है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे ये डार्क में है। तो इधर से आप देखेंगे तो एकदम लास्ट में यहाँ फ्लोरीन दे रखी है, और इधर टॉप से, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, या जिसको हिंदी में मोलर चालकता बोलते हैं, उसकी यूनिट पूछी गई है, वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन में ये 4 दी गई है। बहुत ही बेसिक बेसिक डिफरेंस है इन सब में, इसी वजह से क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको एकदम ये क्लियर रखना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, मोलर चालकता का हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी दे रखा है, जिसमें के क्या होती है, विशेष चालकता होती है, एम मोलरता होती है, और एसआई यूनिट इसकी यहाँ पर ये दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का भी हमने डेफिनेशन और फार्मूला मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस पे मिलेंगे। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है, ऑप्शन में है +4, +6, +2 और +8। तो इसका भी निकालने का एक मेथड होता है, उसको आप समझें यहाँ पे पहले, क्योंकि आप इनको रट नहीं सकते, आप इनको जो है कैलकुलेट करके ही निकालेंगे। आंसर तो इसका +6 राइट होगा, तो इसे ये H2SO4 यहाँ पर दिया गया है। हालांकि हमने एक्सप्लेनेशन में बहुत ही क्लियर से समझा रखा है, फिर भी आपको बता दें। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1 होता है। तो ये +1 है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे 2, तो ये तो हो जाएगा हाइड्रोजन का। उसके बाद हमें सल्फर का निकालना है, तो सल्फर का हम x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल हैं, तो 4 ऑक्सीजन का उसकी जो होती है -2 होती है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर, ये बराबर में किसके होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 2 का अपने मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा +x, और ये हो जाएगा आपका -8। ठीक है, और ये हम x को अपनी तरफ रखेंगे, -8 में से 2 जाएगा -6, और -6 उधर जाएगा, तो आपका जो है ये +6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +6, तो वही यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बाकी अगले क्वेश्चन की बात करें, तो द बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल एट, तो बॉयल का नियम कब लागू होता है ये पूछा गया है, किस कंडीशन में। तो ऑप्शन में दिया गया कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो और टेम्परेचर वेरी करे, मीन्स प्रेशर निश्चित, प्रेशर की वैल्यू चेंज ना हो और टेम्परेचर यहाँ पर चेंज होता रहे। सेम जस्ट अपोजिट में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर वेरिएबल हो, फिर एक कांस्टेंट वॉल्यूम और वेरिएबल प्रेशर हो, और कांस्टेंट टेम्परेचर और वेरिएबल वॉल्यूम हो, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो बॉयल का नियम पूछा गया, अगर आपको पता होगा तो आप कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है टेम्परेचर, और प्रेशर वेरी करता है। ठीक है, तो बॉयल का नियम स्थिर तापमान पर किसी निश्चित मात्रा गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे केवल स्थिर ताप पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, या उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए उभयधर्मी ऑक्साइड होते क्या हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड वो होते हैं जो अम्ल क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी वर्ड एम्फो आ जाता है तो उसका मतलब ही होता है इसमें 2 प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेंगी। तो ऑप्शन में यहाँ पर CO2 SO2 है, जिंक ऑक्साइड है, और ये सोडियम ऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जिंक ऑक्साइड होगा। तो जिंक ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड माना जाता है, जो कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है, और अम्ल के साथ क्रिया करने पर ये क्या बन, जिसे यहाँ पर हमने HCl से क्रिया कराया,
तो जिंक ऑक्साइड प्लस 2HCl क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा और वाटर बनाता है। क्षार के साथ भी जिंक ऑक्साइड बनाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नहीं नहीं, जिंक ऑक्साइड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके सोडियम जिंक ऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और क्षार के मतलब जो बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। ये यहाँ पर इसका केमिकल स्ट्रक्चर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन की बात करें, ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर कंसिडर कैटलिस्ट, ओनली ऑन कैटलिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है। कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा है, और वो कैटलिस्ट लगा दिया जाता है तो कैटलिस्ट का भी काम रिएक्शन को फास्ट करना होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे रिएक्शंस में कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अधिक अभिक्रिया की दर तापमान, सांद्रता और उत्प्रेरक की उपस्थिति और अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कम करके दर बढ़ाता है, मतलब उससे रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, किस तत्व की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में यहाँ पर है दोस्तों सोडियम, पोटेशियम, हीलियम और नियॉन, ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा हीलियम। और वो क्यों होगा, इसका भी एक रीजन है। तो हीलियम जो है प्रथम आयनन ऊर्जा सबसे अधिक 2372 किलोजूल पर मोल है, क्योंकि इसका परमाणु क्षेत्रफल सबसे कम होता है और नाभिक पर आवेश सबसे अधिक प्रभावी रूप से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन था। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं हीलियम के मॉलिक्यूल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज, तो मीथेन में बंध कोण कितना होता है वो पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है, इसका आंसर कितना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नहीं तो आप बताएं, अगले लेक्चर में इसको हम बताएंगे। फिर आप पहले में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन में हाइड्रोजन क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और HClO4 है। ये चार एसिड दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो HClO4 होगा, जिसको हम परक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जो कि सबसे प्रबल अम्ल है। अब ये क्यों, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि इसमें HClO4 1 निगेटिव आयन में ऋणात्मक आवेश 4 ऑक्सीजन परमाणु में वितरित होता है, जिससे ये अत्यंत स्थिर हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, कौन सी क्वांटम संख्या कक्षक के आकार को निर्धारण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन में है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको कोणीय क्वांटम संख्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो होगा वो कोणीय क्वांटम संख्या वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ, तो फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग निर्माण में किया जाता है, किसके निर्माण में किया जाता है वो पूछा गया है। तो डाइज बनाने में, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाने में, मेडिसिन बनाने में और एक्सप्लोसिव बनाने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल से बेकिलाइट रेजिन बनता है। ये पहला सिंथेटिक प्लास्टिक है जो उच्च तापमान पर भी स्थिर रहता है। यहाँ पर इसका जो है, यहाँ पर हमने डायग्राम केमिकल स्ट्रक्चर दे रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें से किसका जो है क्वथनांक सबसे अधिक है वो पूछा गया है। तो अधिक ही पूछा गया एक्चुअली यहाँ। तो इसमें CH3OH है, मेथिल अल्कोहल है, C2H5OH एथिल अल्कोहल है, CH3COH और CHO, ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एथिल अल्कोहल होगा, C2H5OH। ठीक है, इसी को हम एथेनॉल बोलते हैं, यही एथेनॉल बोलते हैं, एथिल अल्कोहल भी इसी को ही बोलते हैं। इसका क्वथनांक जो है 78.37 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंधन होता है और इसका अणुभार एथिल अल्कोहल से ज़्यादा है, मेथिल अल्कोहल से ज़्यादा है। बड़ा कार्बन श्रृंखला मजबूत, ये जो वंडर वॉल्स होते हैं, ठीक है, फोर्स वंडर वॉल्स फोर्स में लगता है, तो ये इसकी वजह से काफ़ी मजबूत रहता है। तो आप समझिए, तो दो चीज़ें होंगी, एक तो यहाँ पर एथेनॉल का आपको क्वथनांक पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट इज, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि
जो एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उत्पाद है वो क्या है? तो ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे एथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, दूसरे ऑप्शन में है मीथेनॉल एसिटिक एसिड, एथेनॉल फार्मिक एसिड और मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा ये गया था कि अगर हम एथिल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो राइट आंसर है आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें हमें एथेनॉल और एसिटिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे होंगे एथिल एसीटेट का हमने जल अपघटन कराया, ये था आपका एथिल एसीटेट और इसमें हमने वाटर मिलाया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो ये CH3COO, C2H5 और इसमें हमने हाइड्रोलिसिस करवाई, तो जो यहाँ पर बनता है वो आपका बनेगा CH3COOH और प्लस बनेगा आपका C2H5OH, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एसिटिक एसिड हो गया और ये आपका एथिल अल्कोहल है एथेनॉल हो गया। तो वही यहाँ पर दिया गया था एथेनॉल, ये एथेनॉल है आपका, और एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड जाना जाता है वो दिया गया है। यहाँ पर हमने एक रिएक्शन दे रखा है आप देख सकते हैं, और जिसको हम एस्टरीफिकेशन का उल्टा कहते हैं जिस प्रोसेस को। अगला क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इसका IUPAC नाम पूछा गया है। IUPAC से जो है आपको कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको IUPAC नाम से देखने को मिल जाएंगे, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ऑप्शन में है ब्यूटीन, ब्यूटुइन, प्रोपीन और पेंटुइन, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। तो बात करेंगे इसके IUPAC नाम की, तो ये ब्यूटुइन के नाम से जाना जाएगा, जिसमें कि कार्बन के 4 परमाणु हैं, ठीक है। तो 4 की वजह से इसको हम ब्यूट बोलेंगे और दुबंध दूसरे स्थान पे जो डबल बॉन्ड है, इसलिए नाम ब्यूटुइन, ये एक सरलतम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, रदरफोर्ड के अल्फा विकिरण प्रयोग ने मतलब क्या खोज, इस जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसमें इन्होंने क्या खोजा था वो पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन में बात करें तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और न्यूक्लियस है। तो आप सबको पता होगा अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स रहे हैं और आपकी केमिस्ट्री थोड़ी बहुत भी अगर आपको नॉलेज है तब भी आप इसको कर लेंगे। तो इसमें जो है हमें न्यूक्लियस का पता चला था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसमें हुआ क्या था, रदरफोर्ड ने सोने की एक लेयर पे अल्फा कण से बमबारी करी थी, तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तावित हुआ, जिसमें क्या हुआ था अल्फा कणों का कुछ % हिस्सा ऐसा हुआ था जो वापस लौट आया था, जिससे पता चला कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान केंद्र में स्थित है। इसमें हुआ ये था कि जब इसमें से अल्फा कणों की बमबारी की गई, बम्बार्डमेंट किया गया, तो कुछ तो डायरेक्ट निकल गए, ठीक है। तो कुछ ऐसे होता कि मतलब रिटर्न हो गए तो कुछ लौट आए थे, जिससे पता लगा कि बीच में कुछ ऐसा है जिसमें द्रव्यमान है, ठीक है, जिसकी वजह से ये वापस लौट रहे हैं। तो इसी से इस एक्सपेरिमेंट को मतलब सफलता मिली थी, वही यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में ही सारा द्रव्यमान होता है, इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो निम्न में से कौन सा एक अपचायक है वो पूछा गया है। ऑप्शन की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन में है पोटेशियम परमैंगनेट, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये NaBH4 और CrO3, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए वो पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, तो वो आपका NaBH4 हो जाएगा, जो कि एक प्रबल अपचायक है, स्ट्रॉन्ग अपचायक है, जो एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में अपचयित करता है। और पोटेशियम परमैंगनेट और CrO3 ऑक्सीकारक हैं, ठीक है, ये अपचायक नहीं है, ये ऑक्सीकारक हैं। और NaBH4 में हाइड्रोजन आयन अपचयन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो द एक्विवेलेंट वेट ऑफ ये K2Cr2O7, जिसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, इन एसिडिक मीडियम इज, तो m बराबर मोलर मास है यहाँ पर। तो इसका आप जो ऑप्शन करें तो m/2, m/6, m/3 और m, ठीक है। तो यहाँ पर तुल्यांकी भार पूछा गया, इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है एसिडिक मीडियम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो m/6 होगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसमें क्रोमियम में ऑक्सीकरण संख्या +6 से +3 के बीच होती है अम्लीय माध्यम में, और प्रत्येक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 क्रोमियम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए तुल्यांकी भार कैसा हो जाएगा, m/6 हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका केमिकल स्ट्रक्चर हमने मेंशन कर रखा है। कोई भी डाउट है क्वेश्चन से लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीनियर शेप, तो किसका रेखीय आकार है वो पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा
उससे पहले बात करें ऑप्शन की, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और अमोनिया है। तो इसमें पूछा गया लीनियर शेप किस चीज़ का है, किसका है। तो जो लीनियर शेप की बात करें यहाँ पर वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे CO2 लीनियर मोलिकुलर शेप। यहाँ पर हमने डायग्राम भी मेंशन कर रखा है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ, और डायग्राम से चीज़ें जल्दी क्लियर होती हैं। ठीक है, और इसका बंद कोण 180 डिग्री का होता है अगर पूछा जाए तो। और SO2 में कोणीय होता है, H2O में वक्र टाइप में होता है, और NH3 में पिरामिडी आकार का होता है। यहाँ पर हमने पहले डायग्राम बस कार्बन डाइऑक्साइड का दिया क्योंकि वो आपका राइट आंसर था, बट जो और ऑप्शन थे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड उसमें कोणीय होगा, वाटर में वक्र होगा, और अमोनिया में पिरामिड आकार का होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन और दोस्तों बचे हैं, 30 क्वेश्चन का ये लेक्चर होने वाला है, 2-4 मिनट और लगेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक से संबंधित तत्व पूछे गए तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो कैल्शियम है, जिंक है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जिंक। जिंक यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी दूसरे की बात करें तो एल्यूमिनियम P ब्लॉक का है, पोटेशियम S ब्लॉक का है, कैल्शियम भी S ब्लॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद NaOH। तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड करके करने पर कौन सी गैस निकलती है वो पूछा गया है। ऑप्शन में है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा हाइड्रोजन। तो ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन निकालता है। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो इसको मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके, यहाँ पर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैं तो Na2 ZnO2, ठीक है, और प्लस में क्या है हाइड्रोजन। बाकी इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो जिंक का 1 मॉलिक्यूल है, जिंक का 1 मॉलिक्यूल है, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल हैं, और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हैं। अगर देखा जाए यहाँ से 2 ऑक्सीजन के हैं तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के निकल गए, और ये 2 हाइड्रोजन के जो बचे वो आपके ये गैस के फॉर्म में निकल गए। तो ये हमारा बैलेंस हो गया रिएक्शन। ऐसे आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। निम्न में कौन सा यौगिक हाइड्रोजन बंधन को दर्शाता है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में हम बात करें तो मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है और CH3Cl है। तो राइट आंसर इसका होगा अमोनिया NH3। तो NH3 में हाइड्रोजन बंधन देखने को मिलता है। बंधन मीन्स बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है क्योंकि नाइट्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड अत्यंत ध्रुवीय पोलर इसमें पाए जाते हैं, और नाइट्रोजन पर एक अकेली इलेक्ट्रॉन जोड़ी हाइड्रोजन बंधन बनाती है। ठीक है, यहाँ सिंगल बॉन्ड वाले बन रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले बन रहे हैं। ये डायग्राम आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड। तो क्रिस्टलीकृत जल को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में है हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन या हाइड्रोलिसिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा डिहाइड्रेशन, जिसको हम निर्जलीकरण भी बोलते हैं। तो निर्जलीकरण क्या प्रक्रिया है, क्रिस्टल से संयुक्त जल को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहलाती है। यहाँ पर एक हमने एग्जांपल दे रखा है, देखो आप कॉपर सल्फेट देख पा रहे होंगे जिसमें 5 मॉलिक्यूल हैं इसके वाटर के। तो जब इसको हमने हीट किया तो ये वाटर इससे अलग हो गया, तो इसका संयुक्त वाटर था, मीन इसके साथ जो पहले से ऐड था वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब ये क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई इस प्रोसेस को ही, तो इसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कलर ऑफ फिनोल्फिलीन इन बेसिक सॉल्यूशन। तो क्षारीय विलयन में फिनोल्फिलीन का रंग क्या होता है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो कलरलेस, पिंक, रेड या येलो। तो इसके राइट आंसर की बात करें, बहुत बार पूछा जा चुका है, कभी आपके लिटमस से पूछ लेंगे या इसका फिनोल्फिलीन का पूछ लेते हैं, हल्दी का पूछ लेते हैं। तो ये जो इंडिकेटर या जो सूचक जिनको बोलते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये अम्लीय माध्यम में वर्णहीन हो जाता है और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है, गुलाबी रंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में कलरलेस और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। pH मान 8.3 से अधिक होने पर गुलाबी हो जाता है, जो कि एक सामान्य अम्ल क्षार सूचक के रूप में जाना जाता है। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं इस डायग्राम से। तो जो इंडिकेटर है फिनोल्फिलीन का, अगर pH -1 से कम है तो ये ऑरेंज रेड,
और माइनस ये 0 से 8.3 के बीच है तो कलरलेस, और 8.3 से 10 के बीच है तो ये फ्यूसा कलर देता है, और 10 से कम है तो कलरलेस। ठीक है, 10 से ज़्यादा है, सॉरी ये ज़्यादा का है ना, 10 से ज़्यादा है तो कलरलेस हो जाएगा। तो कुल मिला के ये क्षारीय विलीन में वही यहाँ पर ये कह रहा है कि क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है, आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे। और जो लिखा है अम्लीय में वर्णहीन, तो ये अम्ल का ही है, 0 से 8 मतलब 3 के बीच दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर कलरलेस है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से ये फिनोल्फिनीन अपना काम करती है। अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ के करना है। यहाँ पर एलिमेंट पूछा गया है, ना ही कुछ मेटल पूछा है ना कुछ अलग से, बस एलिमेंट पूछा है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और आयरन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑक्सीजन, क्योंकि तत्व की बात हो रही है तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये परसेंटेज यहाँ पर दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। डायग्राम से और अच्छा समझ लेते हैं। तो एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, तो यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम 8% है। ठीक है, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 6%, मैग्नीशियम 4%, कैल्शियम 2.4%, बाकी 5.6%, और ऑक्सीजन आपका अकेला 46% और सिलिकॉन 28%। तो ये आप इनकी वैल्यू को आप लिख लें, नोट डाउन कर लें, ये बहुत बार पूछी जाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। बाकी आपको अगर इस तरह के लेक्चर और चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको अलग अलग सब्जेक्ट पे आपको क्वेश्चंस मिले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी उतनी क्लैरिटी आएगी और उतनी रैंक आपकी अच्छी आएगी, और जितनी अच्छी रैंक आएगी उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, अच्छा कोर्स मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए।